दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान में आखिर वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रावधानों की हमने चर्चा किया था। जैसे हमने बात किया था कि भारतीय संविधान में एकल संविधान की अवधारणा को अपनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं केंद्र की मजबूती को शो करता है। वहीं हमने बात किया था कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र की मजबूत स्थिति को ही प्रदर्शित करता है। और हमने एक चीज देखा था कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का 3 सूचियों के माध्यम से बंटवारा किया गया है, जिनको हमने देखा था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमने देखा था कि संघ सूची में जिन जिन विषयों को शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार केंद्र को है। वहीं हमने बात किया था कि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो अंत में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और हमने देखा था कि राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का सामान्य स्थिति में तो अधिकार राज्य को है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जब राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर कानून बनाने की शक्ति को ले लिया जाए तो इस मामले में भी केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के आगे कुछ और चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में आखिर और कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि केंद्र को राज्य से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसी संबंध में हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल तो राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है, यानी राज्य का हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी केंद्र की कार्यपालिका का हिस्सा है। तो अगर हम इस स्थिति में देखें तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होते हुए भी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र। तो इस स्थिति में देखा जाए तो फिर से साबित होता है कि केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वित्तीय संसाधनों के बारे में। तो अगर हम देखें तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया गया है, यानी ऐसे संसाधन जिनसे राज्यों को आय होता है, तो वो देखा जाए तो केंद्र की अपेक्षा में, यानी केंद्र सरकार को जो संसाधन प्राप्त है आय के, उनकी अपेक्षा में राज्यों को जो संसाधन प्राप्त है वो थोड़ा सा कम क्वालिटी के हैं। यानी राज्यों को आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं बनाया गया है जितना केंद्र को बनाया गया है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो वित्तीय रूप से भी राज्य कहीं ना कहीं किसके ऊपर निर्भर करते हैं? केंद्र के ऊपर। तो ये भी क्या दिखा रहा है कि केंद्र को राज्य से ज्यादा शक्तियां आर्थिक मामलों में भी प्राप्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो भी किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन देखा जाए तो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्षेत्र क्या है? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्षेत्र उसी राज्य की है, यानी जिस राज्य में उच्च न्यायालय रहेगा उसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है। तो उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन राज्य की अधिकारिता होने के बाद मतलब उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र क्या है? संबंधित राज्य। लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है? केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो यहां भी देखा जाए तो अगर न्याय के हिसाब से देखा जाए, न्याय के व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो यहां भी राज्यों पर किसका नियंत्रण है? केंद्र का नियंत्रण है। यानी देख लिया हमने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति। जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र कहां है? संबंधित राज्य में। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं आपातकालीन उपबंध। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 252 से लेके अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक भारतीय संविधान में आपात उपबंधों की बात की गई है। और
भारतीय संविधान में 3 तरीके के आपातकाल की बात की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। वहीं दूसरे प्रकार के आपात की बात की गई है, जिसको हम कहते हैं राज्य आपात, या इसी को हम एक नाम और जानते हैं इसी का, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जिसका कि उल्लेख किया गया है 356 में। वहीं तीसरे प्रकार के आपात की बात की गई है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360। तो वास्तव में अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की, तो जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, वास्तव में राष्ट्रीय आपात के 3 आधार बताए गए हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो जब भी राष्ट्रीय आपात अगर देश में लगेगा, या हो सकता है पूरे देश में लगे या किसी देश के किसी हिस्से में लगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, राज्यों के जो शासन प्रशासन के पूरी शक्तियां होती हैं राज्यों के शासन प्रशासन की, वो कहां चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं। यानी उस स्थिति में जब भी राष्ट्रीय आपात लगेगा, तो जो राज्य सूची के विषय वास्तव में होते हैं, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार उसको मिल जाता है, भारत की संसद को। ठीक है, और साथ ही साथ प्रशासनिक शक्तियां भी किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं। वहीं अगर हम राज्य के आपात की बात करें, तो या राष्ट्रपति शासन की बात करें, तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे दे कि संबंधित राज्य का शासन प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, यानी यहाँ उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, फिर वहां यही बात होती है कि जितनी भी विधायी और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, वो किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं। वहीं अगर हम वित्तीय आपात की बात करें, तो वित्तीय आपात में क्या होता है, अगर देश में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई जब लगा कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है, यानी देश की आर्थिक स्थिति अब सही नहीं रह गई है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, केंद्र सरकार जो है वित्तीय इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। और इस स्थिति में देखा जाए तो जो राज्यों के पास जो भी आर्थिक संसाधन होते हैं जिनसे राज्य अपनी आय करता है, उस पर क्या हो जाता है, उस पर भी केंद्र का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो हम इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी इमरजेंसी लगेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ वास्तव में प्रावधान थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया, जिनसे हमें यह पता चलता है कि वास्तव में भारतीय संविधान किस तरीके से केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।